हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकल में। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्टिकल फिजिक्स को कंप्लीटली खत्म कर लिया था, ठीक है। तो हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजों को कवर किया और लास्ट वीडियो में हमने जितना भी तक पढ़ा था उसको समराइज किया, क्वेश्चन इंप्लीमेंट किए और जितने भी 6-7 केसेस थे उन सभी को डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं पार्टिकल फिजिक्स के रिलेटेड तो प्लीज उसे चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप डिटेल में उन सभी चीजों को कर सकते हो। और जो बच्चे बीएससी में है या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एमएससी के बाद नेट, जेस्ट, टीएफआर जैसे एग्जाम्स देना चाहते हैं तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अपलोड हो रहा है, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां पर मैं सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अपलोड कर रहा हूं। तो आप वहां पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी वहां पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन साथ के साथ कर सकें, ठीक है। जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो पाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में गाइस, जैसे कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स को भी पैरेलली स्टार्ट किया था तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हमने कर लिया था, उसके बारे में डिटेल जो हमने थी, हिस्ट्री जो भी थी उसके रिलेटेड, कि किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रही थी क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने में। तो डेट्स वाई कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके कारण हमें क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ रुख करना पड़ा और नई चीजों को सीखना पड़ा, ठीक है। तो उसकी जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे उसको हम डिटेल में अब डिस्कस करते जाएंगे, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्टर्न गार्नलेट एक्सपेरिमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो उनको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड विद द न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है गाइस वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द ग्राफ, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ और सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाओ और इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे उसको आप समझ सको, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जैसे कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। मतलब फोटोन को यहाँ पर फोटो लिखा हुआ है और इलेक्ट्रिक का मतलब तो आपको पता ही है, करंट, मतलब फोटोन्स के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है दोस्तों। तो उस टाइप के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो नाम ही सब कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब वो फिनोमिना जब कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट हो रही हो तो उसके कारण जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हो तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं गाइस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इस केस में याद रखना दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के बेसिस पे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक मेटेलिक सरफेस है। मेटल ही क्यों चूज किया हमने, क्योंकि आपको पता है गाइस कि मेटल ज्यादा गुड कंडक्टर्स और उसके सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन जो मैंने बनाया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शो किया वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ऑन द सरफेस, ठीक है। जब भी कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन हम इंसिडेंट करेंगे उसके मेटेलिक सरफेस में, ठीक है, और वो रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो और हम कह सकते हैं या तो उसकी वेवलेंथ लो हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है गाइस कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है ना। ये तो आपको रिलेशन पता होगा, ठीक है। डी ब्रोगली प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत इजीली ये चीज को बता सकते हो कि फ्रीक्वेंसी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, तो सब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि वो रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है या वेवलेंथ लो है वो इंसिडेंट करेगी कहां पर, किसी मेटेलिक सरफेस पे, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है, तो उस फिनोमिना को क्या करेंगे दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसको थोड़ा और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि बाकी चीजें कौन कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होंगे, या इंटेंसिटी इंक्रीज करने से, ठीक है, या और भी फैक्टर्स होंगे जो हम देखेंगे जिसके कारण हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना को समझने के लिए सबसे पहले जो फोटोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट करने के लिए उसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो हाईली एनर्जेटिक कोई भी रेडिएशन होगी, तो बेसिकली आपको पता है कि कोई भी रेडिएशन होगा इस वो हमारा किससे बना होता है, फोटोन से ही तो मिलकर बना होता है ना। तो फोटोन्स बेसिकली है क्या, वो देख लेते हैं। लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिसको आप क्वांटा कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने, जैसे कि आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होगी क्वांटम मैकेनिक्स की, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि मैक्स प्लैंक के द्वारा फिर धीरे धीरे करके जो भी कॉन्स्पिरेंसीज आई उसके बेसिस पे कैसे कैसे सभी ने एक्सप्लेन किया कि चीजें क्या है, लाइट नेचर, ठीक है, ड्यूअल नेचर कैसे बना, पार्टिकल नेचर कैसे वो शो कर रहा है। फिर उसके बेसिस पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, लाइक जो डाइफ्रैक्शन हो गया और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, पोलराइजेशन हो गया, वो वेव नेचर को शो कर रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्टर्न गार्लिंग एक्सपेरिमेंट, ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहे थे। तो हम वेव नेचर को तो हमें पता ही था, पर ड्यूअल नेचर जब पार्टिकल नेचर शो हुआ, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जब पार्टिकल नेचर का पता लगा, तो उसके कारण ये ड्यूअल नेचर वाला कंसेप्ट आया, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने ही क्वांटा का कंसेप्ट बताया था। उन्होंने कहा था कि लाइट जो होगा हमारा वो स्मॉल एनर्जी पैकेट से बना होता है। उन एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने क्या बोला था, क्वांटा बोला था दोस्तों, ठीक है। क्या बोला था, क्वांटा बोला था। और इन सभी को ही मिलकर हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारी इंसिडेंट करेंगे किसी भी मेटेलिक सरफेस पे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट आउट होंगे। ओके, दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि मास ऑफ द फोटोन इज नॉट डिफाइंड इन द सेंस ऑफ न्यूटोनियम मैकेनिक्स, है ना। ऑब्वियस ये बात है, न्यूटोनियम मैकेनिक्स में फोटोन्स का मास डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो फोटोन्स होते हैं बेसिकली गाइस, वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी वेलोसिटी बहुत ही हाई होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है कहां पर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है। वहां पर न्यूटोनियम मैकेनिक्स उसके फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। दैट्स वाई क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू तो इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल था, बट ये बोला जरूर गया कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। जब फोटोन रेस्ट में है तब उस केस में उसका जो मास होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर हाईलाइट करके लिख भी दिया मैंने ताकि आप आराम से नोट कर सको, ठीक है। स्पीड ऑफ फोटोन जो जैसे कि मैंने बोला कि वो लाइट की अप्रोक्सीमेटली उसकी स्पीड होती है विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो बेसिक चीजें हैं, जस्ट आपको रिलेट करवाने के लिए, थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवाने के लिए कि फोटोन्स जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसके कारण सारा फिनोमिना हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है जो इंटरेक्ट करेगा हमारे मैटर के साथ, ठीक है। चलो, जो फोटोन्स होते हैं दोस्तों वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गामा रेज ले लो, वो हाईली एनर्जेटिक फोटोन्स से तो बने होते हैं, वो भी न्यूट्रल होते हैं, है ना। न्यूट्रल बेसिकली कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल तो नहीं, मतलब ड्यूअल नेचर शो करता है, तो कोई भी वेव भी है, पार्टिकल भी है, तो पर्टिकुलरली पार्टिकल तो नहीं कहेंगे, जस्ट बिकॉज एक रेफरेंस लेने के लिए, क्योंकि हम पार्टिकल नेचर को शो कर रहे हैं तो मैंने पार्टिकल बोल दिया इसको, ठीक है। वैसे ये न्यूट्रल होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या आता है दोस्तों कि ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। हर एक जो क्वांटा एनर्जी पैकेट है, ठीक है, कोई भी एक फोटोन है तो उसकी एनर्जी क्या होती है दोस्तों, E = h म्यू, ये तो प्लैंक्स ने बता दिया था, E = h म्यू इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, ठीक है। और म्यू को क्या आप लिखते हो, C/λ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हर एक एनर्जी पैकेट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा दोस्तों, E = h म्यू होगा, ठीक है। चाहे आपके पास 5 फोटोन हो या 6 फोटोन हो या 7 फोटोन हो या 8 फोटोन हो, सभी इंडिविजुअल फोटोन का जो एनर्जी होगा वो सेम रहेगा और उसके रिस्पेक्टिवली उसका मोमेंटम भी सेम रहेगा, ठीक है। तो एनर्जी आप देख सकते हैं इसका क्या है, E = hc/λ, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी 1240, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी गई है गाइस, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहते हो तो यहाँ पर डिवाइड कर दोगे, अगर आप 1.6 × 10⁻⁻19 तो ये वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे किसी न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है, अगर आपको किसी मतलब किसी भी पार्टिकल की एनर्जी बतानी है, ठीक है, अगर आपको उसका वेवलेंथ गिवन है तो आप बहुत इजीली 1240 से डिवाइड कर दोगे उस वेवलेंथ को। पर वेवलेंथ भी किस में होनी चाहिए दोस्तों, नैनोमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए किस में होनी चाहिए, न्यूटन मीटर में होनी चाहिए, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर वेवलेंथ आपकी क्या है दोस्तों, न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी और मोमेंटम है दोनों सेम होना चाहिए फॉर द ईच फोटोन,
ठीक है, E इज इक्वल टू एच म्यू, और मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है गाइस, P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। या आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ में देखा होगा किसी भी कॉरस्पॉन्डिंगली पार्टिकल के रिस्पेक्टिवली जो वेवलेंथ मोमेंटम होता है वो क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। ये तो आपने देखा ही होगा। और एम बी आपका पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो किसके बराबर होता है दोस्तों, मोमेंटम के बराबर ही तो होता है। ठीक है, तो कोई भी आपके पास फोटोन है तो उसकी एनर्जी और उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। कहने का भाव ये है। ठीक है, आपको जस्ट ये वैल्यू याद रखनी है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब एग्जामिनेशन में बैठोगे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने जस्ट वेवलेंथ की वैल्यू पुट करनी है इन द नैनोमीटर। ठीक है, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको अगर गिवन होगा उस इक्वेशन में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दो, तब जाके आपने ये कन्वर्जन सीधा पुट करना है, नहीं तो आपको सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। इज इट क्लियर टू यू? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी कोलिजन्स होंगी दोस्तों, जो भी कोलिजन्स हमारी फोटोन और किसी मैटर पार्टिकल के बीच में होंगी वो क्या होंगी, परफेक्टली इलास्टिक होंगी। ठीक है, कोई भी कोलिजन्स हमारी जो होंगी हमारे फोटोन्स की, जो हाईली एनर्जेटिक फोटोन्स होंगी किसी भी हमारे मैटर पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी, वो परफेक्टली इलास्टिक होंगी। ठीक है, ये अज्यूम किया गया, ये हमने एक्सपेरिमेंटली में भी देखा तो नहीं है, पर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ये अज्यूम किया जाता है दोस्तों कि हमारे जो भी हमारे फोटोन्स हैं, हमारे जो भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो परफेक्टली इलास्टिक होंगे। ठीक है, इट मींस परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका मोमेंटम भी कंजर्व होगा। ठीक है, और उसकी टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो आपको पता है मोमेंटम कंजर्व होगा मतलब क्या होगा कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अगर एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम फोटोन और मैटर की इंटरेक्शन की बात करें तो उस केस में वो इलास्टिक कोलिजन होगा और मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमारा कंजर्व रहेगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर दोस्तों कि अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूं अपनी रेडिएशन की, जो कि इंसिडेंट करेगी हमारे मेटेलिक सरफेस में, तो उस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे फोटोन्स की नंबर भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूं अपने रेडिएशन की तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, फोटोन की नंबर भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। इंटेंसिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना पार्टिकल इंसिडेंट कर रहा है उसी को तो इंटेंसिटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फोटोन्स की इंटेंसिटी नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जो भी पार्टिकल हमारे निकलेंगे, ठीक है, उन सभी पार्टिकल्स जो कि फोटोन्स के फॉर्म में हैं, उन सभी की एनर्जी क्या होगी दोस्तों, सेम ही रहेगी, वो थोड़ी चेंज होगी। इंटेंसिटी के चेंज होने से नंबर जरूर चेंज हो जाएगा बट एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डज नॉट चेंज, मैंने हाईलाइट करके भी लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर मैंने अलग से भी करके लिख दिया ताकि आप भूलो ना कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटोन्स तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो हम सेम ही ले रहे हैं ना दोस्तों, वो तो चेंज थोड़ी हो रही है। हाँ, मान लो कि आपके पास एक येलो बल्ब है और एक रेड बल्ब है, तो उस केस में उसका वेवलेंथ भी चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, तो उस केस में एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, एच म्यू के। जो आपकी ई है वो किसके बराबर होती है, एच म्यू के, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज हो गई, क्योंकि आपको पता है रेड की तो अलग होती है फ्रीक्वेंसी और आपकी येलो की तो अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस केस में अगर आप दोनों पैरेलल एक्सपेरिमेंट करोगे तब उस केस में आपकी एनर्जी सभी फोटोन्स की अलग होगी और इलेक्ट्रिक करंट भी उसी तरह से वेरी करेगा। ठीक है, बट अगर आप सेम सोर्स ले रहे हो उस केस में आपके हर एक एनर्जी पैकेट की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है और लैम्डा की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, तो ओवरऑल एनर्जी भी सेम रहेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज थी, बस आपको विजुअलाइज करने की जरूरत है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम वर्क फंक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे, धीरे धीरे करके हम आराम से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, ताकि आप रिलेट कर पाओ हर एक फंक्शन को। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं प्रोवाइड करूं, क्या, किस लिए, ताकि मैं एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पाऊं, कहां से, मेटेलिक सरफेस से दोस्तों। ठीक है, मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करूं, इतनी मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड कर दूं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन कहां से इजेक्ट हो जाए, मेटेलिक सरफेस से। तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्क फंक्शन कहते हैं। कि छोटा सा वर्क डन किया जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, निकल गया, इमिट आउट हो गया, कहां से, मेटेलिक सरफेस से, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं दोस्तों, इसका एब्रीविएशन ये है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने ज्यादा एनर्जी लगा दी,
ठीक है, जो आपकी एनर्जी यही है, आपने ज्यादा लगा दी किसके कंपैरेटिवली, वर्क फंक्शन के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अगर इक्वल टू होगा तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, आपका इलेक्ट्रॉन तो एमिट आउट हो ही जाएगा। बट अगर मान लो कि आपने एनर्जी ज्यादा लगा दी, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी लगा दी, तो उस केस में क्या होगा, वो ज्यादा जो एनर्जी होगी कहां पर, किस फॉर्म में आपको अपीयर होगी, इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको अपीयर होगी इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा मोबिलिटी गेन करेगा, मतलब मूवमेंट गेन करेगा, ठीक है, उसी उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन से वो मूव कर पाएगा। ओके, तो यहां पर वही चीज लिखी है दोस्तों कि के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, मतलब एनर्जी इज गिवन टू द मेटेलिक सरफेस, ठीक है। और उस थ्रेशोल्ड में, मतलब जितनी एनर्जी दी हमने उस इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करने के लिए, मिनिमम एनर्जी, और जो नेट एनर्जी बच गई वो हमारी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो जिसके कारण वो मोबिलिटी गेन करता है, ठीक है। तो ये चीज हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, नेट एनर्जी जो हमारी बच गई वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर अपीयर हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो कम निकलेगा दोस्तों, ठीक है, ये केस ध्यान रखना कि जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा एमिट आउट होगा वो कोई भी कोलिजन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, कहीं भी एनर्जी लूज नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर के ई मैक्सिमम यहाँ पर मेंशन किया है। हम कोई मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बता सकते। आइंस्टाइन ने जो रिलेशन दिया वो मैक्सिमम के लिए दिया कि ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, वो इस रिलेशन के थ्रू हो सकती है, मिनिमम के लिए हम नहीं बता सकते। अगर कोलिजन हो जाए, एनर्जी कहीं लूज हो जाए इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन या हीट, कुछ भी हो जाए, तो वो हमें नहीं पता। पर मैक्सिमम कब होगी, जब कोई इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा एमिट आउट हो रहा होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आपको पता है जो भी हमारे फोटोन्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, एच म्यू होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव, ऊपर वाले रिलेशन को ही जस्ट हमने मॉडिफाइड किया, ठीक है। और आपको क्या पता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो सी अपॉन लैम्डा ये वाला हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये आपके पास दोस्तों आ गया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। यही थी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव, वेयर फाइव इज द वर्क फंक्शन, ठीक है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड के इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज गेन्ड आफ्टर द एमिशन। इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल रिलेशन था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये यूज करेंगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में। अभी के लिए हम सभी चीजों को ड्राइव करते हैं ताकि आप आगे जाके सभी चीजों को कंपेयर कर सको डायग्राम के बेसिस पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है हमारा, ठीक है। ये बार बार यूज होगा, इसके बेसिस पे बहुत ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच मे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब हमारा कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा हो हमारे मेटेलिक सरफेस पे, ठीक है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब हमारा रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा हो हमारे किसी मेटेलिक सरफेस में और उसके कारण हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा हो, उसके कारण हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम म्यू नोट से एब्रीवेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, जो भी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, अगर वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा, है ना। दैट्स वाई मैंने इसको अलग से हाईलाइट करके भी लिख दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि जो भी आपकी गिवन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे? ज्यादा और बराबर होनी चाहिए किससे? थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन से। अभी हमने पढ़ा 5, है ना, कि कौन सी अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन एमिट आउट है मेटल सरफेस, तो उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं दोस्तों कि अगर जो हमारी गिवन एनर्जी है ज्यादा हो या बराबर हो किसके वर्क फंक्शन से, तभी तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है ना। तो हम ई को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? एच म्यू तो लिख ही सकते हैं, है ना। ई को क्या लिख सकते हैं? एच म्यू लिख सकते हैं। और ये एच म्यू वही चीज है, ऊपर से ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के बराबर होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा रीअरेंज करें दोस्तों तो आपके पास फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, रीअरेंज करें तो 5 अपॉन एच, ठीक है, विच इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट, है ना। तो आप देख सकते हो ये आपके पास रिलेशन मिल गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो 5 इज इक्वल टू आपको पास यहाँ पर क्या मिल गया दोस्तों? एच म्यू नोट, ठीक है। 5 इज इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या मिल गया? एच म्यू नोट, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या है दोस्तों? के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस 5,
K मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस 5। तो ये 5 की वैल्यू जो आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से निकाली जस्ट यहाँ पर पुट कर दी, तो आपके पास क्या आ गया फाइनल इक्वेशन, K मैक्सिमम इज इक्वल टू H म्यू माइनस H म्यू नोट। ठीक है, आपने देखना हमेशा आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है जो आइंस्टाइन की, उसी को लेकर जो भी सारे आपके सब पार्ट्स बनेंगे लाइक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसमें पुट करके आपको फाइनली आपने ग्राफ के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हर बार यही करना है। आपने क्या किया, बेसिक कंडीशन थी E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, वहां से E की वैल्यू H म्यू से वहां रिलेट की, है ना, उसके बाद म्यू की वैल्यू निकाली और आपने बोला कि ये जो कंडीशन थी, जो फाइनल रिजल्टेंट आया वो म्यू नॉट के बराबर था, जो कि आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर था। जस्ट यही चीज आपने यहाँ पर पुट कर दी और आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका वो किसके साथ वो रिजेंबल कर रहा है, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा कि ये y यहाँ पर इस केस में K मैक्सिमम है आपके पास, यहाँ पर जो H है आपके पास दोस्तों ये आपका स्लोप है, और ये जो म्यू है आपके पास ये आपका x एक्सिस को डिनोट कर रहा है, मतलब x का कंपोनेंट है, और ये जो माइनस h अपॉन म्यू माइनस h म्यू नोट है ये आपका इंटरसेप्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इन सभी वैल्यूज को कंपेयर किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग से करके भी लिख दिया ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, y इज इक्वल टू K मैक्सिमम, मतलब y की वैल्यू ये हो गई, m की वैल्यू स्लोप की वैल्यू h है, इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस h म्यू नोट है और x की वैल्यू है म्यू। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपको पता लग गई हैं, जस्ट इसको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करना है और आप देखोगे आपको रिलेशन समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका y एक्सिस है ना, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ओके, तो y एक्सिस में देख सकते हैं दोस्तों कि K मैक्सिमम है आपके पास, जो मैंने यहाँ पर बताया भी था आपको, और म्यू इज द मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो कि x एक्सिस में है। ठीक है, स्लोप जैसे कि मैंने बताया था कि आपका h है यहाँ पर। ठीक है, और आपका इंटरसेप्ट था दोस्तों, इंटरसेप्ट आपका क्या था यहाँ पर, c इज इक्वल टू माइनस h म्यू नोट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो ये स्ट्रेट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और ये जो इंटरसेप्ट है दोस्तों क्योंकि नेगेटिव था तो ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे आपके पास, तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो ये सारा जो पोर्शन है h म्यू नोट जो कि 5 की फॉर्म में है, जो यहाँ पर इंटरसेप्ट था दोस्तों, है ना, ये सारा आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दोगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी, जब आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन थी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब कोई भी हमारा फोटोन क्रिएट नहीं हो रहा, कोई भी फोटोन हमारा एमिट आउट नहीं हो रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही इसने थ्रेशोल्ड बैरियर को पार किया, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा हो गई, उस केस में ये लीनियरली इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिसका स्लोप एस हमने यहाँ पर डिनोट किया। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें और कुछ नहीं है। ठीक है, पीएन जंक्शन में जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, सेम यहाँ पर भी वही चीज है कि जिस अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वैल्यू कम है तो उस टाइम तक तो कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा, पर जैसे ही हमारे थ्रेशोल्ड बैरियर को वो पार कर लेता है उसी की तरह लीनियरली हमारा फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होने लग जाता है ना। तो यही हमारा रिलेशन है कि जैसे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है हमारे इलेक्ट्रॉन का, वो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सबकी एनर्जी तो सेम ही होती है। डिपेंड क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों उतनी ही ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो अपीयर होता है। ठीक है, जो कि आप इस ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है कि वो रेडिएशन जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, ठीक है, वो रेडिएशन जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, अगर वो इंसिडेंट करती है किसी मेटेलिक सरफेस पे और उसके कारण अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है दोस्तों, तब उस चीज फिनोमेना को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, वो रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा है और वो इंसिडेंट करता है कब, किसी मेटेलिक सरफेस पे, और उसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है कि लैम्डा जो गिवन रेडिएशन है आपकी, उसकी अगर वेवलेंथ अगर कम हो या उसके बराबर हो, किससे, आपके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो उस केस में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल कंडीशन है। आप सोचोगे सर ये कंडीशन समझ नहीं आ रही है, मतलब
कम होगा, अभी तो ज्यादा बोल रहे थे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना, कुछ कंफ्यूजन सी हो रही है। तो अभी मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, उसके बेसिस पे भी ये रिलेशन ही आएगा आपका कि लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। ठीक है, तो अगेन हमारा वही एक्सप्रेशन दोस्तों, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब एनर्जी ऑफ हमारा जो रेडिएशन है अगर वो ज्यादा होगा या बराबर होगा किसके, वर्क फंक्शन के, तभी तो हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगा, है ना। बेसिक कंडीशन जो हमने पढ़ी थी शुरुआत में, उसी को अप्लाई करके सभी चीजों को हम निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एच म्यू के। E किसके बराबर होता है, एच म्यू के, और म्यू किसके बराबर होता है दोस्तों, C अपॉन लैम्डा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, हमें क्योंकि वेवलेंथ चाहिए दोस्तों, हमने रीअरेंज कर दिया, तो क्या आया हमारे पास रिलेशन, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू HC अपॉन 5, है ना। ओके, क्योंकि हम मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू HC अपॉन 5, जिसको हमने एब्रीवेट किया किससे, लैम्डा नोट से। ठीक है, जिसको हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का नाम दिया। ओके, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों यहाँ से, क्योंकि हमने अगेन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में फाई की वैल्यू ही तो पुट कर रहे हैं हर केस में, चाहे वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो, हर किसी में हमने फाई की वैल्यू ही निकाली जो कि वर्क फंक्शन है, ताकि हम अपने इक्वेशन को मॉडिफाइड कर सकें और उसके रिस्पेक्टिवली हम ग्राफ प्लॉट कर सकें, ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकें कि ये फिनोमेना हो कैसे रहा है। तो फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई दोस्तों, फाई इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नोट, है ना। अगेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने दी, के ई मैक्सिमम, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस 5। ई की वैल्यू पता है आपको, E इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, तो आपने लिख दिया। फाई की वैल्यू अभी ही निकाली है, HC अपॉन लैम्डा नोट, है ना। तो अगेन अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी y की जो वैल्यू है क्या है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन लैम्डा, आप देख सकते हो x की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा के बराबर है। ठीक है, स्लोप आपका क्या है दोस्तों, HC है ना, स्लोप आपका क्या है, HC है, जो कि लिखा हुआ है, और C जो कि इंटरसेप्ट है आपके पास क्या है, ये वाला नेगेटिव में है, जो कि क्या है, HC अपॉन लैम्डा नोट। सारी वैल्यूज आपको पता लग गई हैं दोस्तों, जस्ट आपको कंपेयर करना, अगेन सारी चीजें पुट करनी है सेम जैसे पिछले रिजल्ट के जैसे ही आपने कंपेयर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर y एक्सिस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और x एक्सिस में 1 अपॉन लैम्डा। ओके, और ये आप देख सकते हो 1 अपॉन लैम्डा नोट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, और ये आपके स्लोप हो गया दोस्तों, स्लोप आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर HC आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो जो आपका इंटरसेप्ट है, क्योंकि वो नेगेटिव था, यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस में यहाँ पर आप देख सकते हो HC अपॉन लैम्डा नोट। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन वही चीज है कि जब तक आपकी वेवलेंथ बहुत ही कम है, ठीक है, इस थ्रेशोल्ड बैरियर से, तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका एमिट आउट नहीं होगा। जैसे ही वो ज्यादा हो गई दोस्तों, तो वो लीनियरली इंक्रीज करने लग गई, ये आप स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं। ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है विद द स्लोप ऑफ HC। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर होगी कि आपकी जो गिवन वेवलेंथ है 1 अपॉन लैम्डा, जिसके रिस्पेक्टिवली आपने पुट किया है, अगर वो ज्यादा होगी 1 अपॉन लैम्डा नोट से, है ना, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थे, तभी तो आपका इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होना स्टार्ट होगा, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिखी है। तो अगर आप इसको अरेंज करोगे दोस्तों, तो यही तो बन गया, लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नोट। ठीक है, यही तो चीज मैं यहाँ पर बोल रहा था, आप देख सकते हो, यही जो कंडीशन है, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा नोट, यहीं से तो सेटिस्फाई हुई कि आपका जो गिवन वेवलेंथ है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में, तब आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अगर आपकी जो गिवन वेवलेंथ है, अगर वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेसिप्रोकल ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तब जाकर आपकी इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक रिलेशन था जिसके बेसिस पे हमने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, ये सारे ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में भी कई बार बेसिक चीजें पूछ लेते हैं, आपको ग्राफ एक्सप्लेन करने का बोल देते हैं, तो आपको पता होगा, तभी तो आप बता पाओगे कि भाई स्लोप कौन सा है, इंटरसेप्ट कौन सा है, y एक्सिस में क्या है, x एक्सिस में क्या है, किसकी इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलो, और लास्ट चीज हम देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने वैसे तो बेसिकली बता दिया था कि इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटोन तो इंक्रीज हो जाता है, पर हमारी एनर्जी दोस्तों कांस्टेंट रहती है, वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। उसके कारण हमारी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, जो कि आप देख सकते हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, नॉट ऑन दी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि अगर वेवलेंथ ही सेम है, फ्रीक्वेंसी ही सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो सकती है। ठीक है, वो तो खाली इंटेंसिटी के कारण नंबर ऑफ फोटोन्स, क्वांटिटी इंक्रीज हुई दोस्तों, फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज हुई, है ना। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हमारे किसके बराबर होता है, जो कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, HC अपॉन लैम्डा माइनस 5, है ना। तो वही चीज है, अगर C भी कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है,
लैम्डा भी आपका सेम है तो आपका काइनेटिक एनर्जी दोस्तों कैसे चेंज हो सकता है? तो डेट्स वाई ये कांस्टेंट है दोस्तों, ये वेरी नहीं करेगा, ठीक है। इसका रीजन भी मैंने लिखा है, अगेन वही चीज है कि इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फोटोन भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फोटोन भी इंक्रीज हो जाएंगे। अगर फोटोन इंक्रीज होता है दोस्तों तो हर एक फोटोन का एनर्जी तो सेम ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होगा। एनर्जी जो होती है एच में वो तो सेम ही रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होगी मैक्सिमम वो भी अनचेंज ही रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन इंटेंसिटी। हमारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमने सभी चीजें डिस्कस कर ली दोस्तों, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा, जो वीडियो बनेगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में होगा, क्योंकि उसके लिए सेपरेट वीडियो इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाना जरूरी था। तो आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ आ गया होगा दोस्तों। बिल्कुल हमने बेसिक से समझा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, उसके बेसिस से जो भी कॉन्स्पिरेंसीज थी हमने सभी को डील किया यहाँ पर, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे एमएससी एग्जाम्स के रिलेटेड पूछे जाते हैं तो वो हम सभी चीजों को कवर अप करेंगे। तो अगर आपने अभी तक यहां तक वीडियो देखी है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पोर्शन ज्यादा अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज्यादा दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा ताकि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करवा सकूं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।